नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी वंश के बारे में। हमने जलालुद्दीन के लिए पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी के लिए, जो विशेष इनका योगदान रहा है इस वंश में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सत्ता पर अधिकार। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान पद संभाला था। ठीक है, इनके बचपन का नाम था अली गुरसप्पा। और इनकी उपाधियाँ जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो इस प्रकार हैं। सिकंदर सानी, उसने अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी की मतलब सिक्के थे उस पर उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी किसने की थी उपाधि? वो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था। आप ऐसा समझिए कि इसलिए द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी क्योंकि वह अपना शासन इतना बढ़ाना चाहता था कि विश्व का विजेता बनना चाहता था, इसलिए सिकंदर सानी की उसने उपाधि धारण की थी। धार्मिक निर्णय, एक नया धर्म चलाना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो जब अपना पूरे जहाँ में पूरे भारत देश में उसका जब शासन हो जाएगा तो जो एक नया नियम चलाने की उसके मन में आई थी, तो बोला मेरा जब शासन होगा तो मेरा नियम भी होगा और मेरा भी कानून भी होगा जिस ये धर्म के अंतर्गत आता है जो भी है। लेकिन सुलेमान मुस्लिम विद्वान थे, उनके कहने पर इसने वो निर्णय नहीं लिया, धार्मिक निर्णय नहीं लिया, कोई नया धर्म नहीं चलाया था। ठीक है, तो सिकंदर सानी की जो उपाधि धारण की थी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और पूरे विश्व में ये विश्व प्रसिद्ध बनना चाहता था। ठीक है, अली गुरसप्पा इनके बचपन के नाम हैं। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, ठीक है, काड़ा में, जब देवगिरी लूट के आए थे तब। तो ये 2-3 पॉइंट इसमें हैं इम्पोर्टेंट, इनको आप मार्क कर लें। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली, सैन्य सुधार। स्थायी सेना और सैन्य सुधार जो किया था, नगद वेतन भी दिया था। तो जब नगद वेतन दोगे तो स्थायी सेना रखनी पड़ेगी आपको, और जो इसकी नींव रखी थी, तो इम्पोर्टेंट यही कि स्थायी सेना की शुरुआत ये जिसने रखी थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने, और नगद वेतन भी दिया था। बाकी जो पीछे राजा राजवंशों में शासक सुल्तान रहे हैं, उन्होंने भूमि दान दी थी, किसी को कुछ दिया था, तो इन्होंने पैसे नगद वेतन देने की शुरुआत भी की थी और स्थायी सेना भी रखी थी। तो स्थायी सेना जो किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और घोड़े दागने और हुलिया की प्रथा भी किसने चालू करी थी? वो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका विवरण पढ़ेंगे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने, मतलब जो भ्रष्टाचार जो होता था, घोड़ों को दागने, छिन्न करने, मतलब ये घोड़ा किसका है किसका नहीं है, और सैनिकों की हुलिया शारीरिक विवरण दर्ज कराने की प्रथा भी जो की थी। हुलिया कैसा रखना है कैसा नहीं रखना है उसका शारीरिक विवरण की दर्ज करने की प्रथा जो शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, 2 इंपोर्टेंट हो गए, स्थायी सेना, नगद वेतन, अलाउद्दीन खिलजी, और घोड़ा दागने और हुलिया प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा भू राजस्व। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि का जो कर था, जब इतनी बड़ी सेना रखोगे आप, तो इसने क्या करा था, 50% तक आधा हिस्सा कर दिया। मतलब कर जो था बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया, आधा हिस्सा कर दिया। और खम्स जो युद्ध में लूटे हुए जो होता था, जो लूटते थे उसको खम्स कहते थे। तो खुम्स में सुल्तान का जो हिस्सा 25% था पहले। ठीक है, अगर कोई भी राजा या शासन या सुल्तान जो भी किसी पर आक्रमण करेगा, अगर वो लूटता है किसी की जगह, तो उसका 25% मिलता था पहले। अब इसने क्या करा, 25% से बढ़ाकर 75% कर दिया। ठीक है, 75% अपना हो गया कि सुल्तान का हो गया, जबकि सैनिकों का हिस्सा घटकर 25% तक कर दिया। ठीक है, तो अपना हिस्सा इन्होंने खूब अच्छे से बढ़ा लिया। आइए मलिक कफूर की जोड़ा तथ्य विशेष लिखते हैं। इसमें क्या क्या है इसकी जानकारी में लिखा हुआ। 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति नुसरत खान ने, जो अलाउद्दीन थे, अलाउद्दीन का जो सेनापति था नुसरत खान है,
मलिक कपूर को गुजरात के अभियान से 1000 दिनार में खरीदा था। इसी कारण मलिक कपूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। किसके थ्रू खरीदा था? वो सेनापति जो थे नुसरत खां के द्वारा खरीदा गया था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आज वीडियो रुक रुक के थोड़ा सा देख लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम लोग। अलाउद्दीन के 4 सेनापति थे, प्रमुख 4 थे। तो जफर खां वो थे जो मंगोलों के खिलाफ लड़े थे और उनकी मृत्यु हुई थी। तो एक ही हैं जो मंगोलों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है, वो कौन थे? जफर खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता था कि मंगोलों के साथ कौन सा सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का जो लड़ाई में मारा गया था? वो जफर खां। नुसरत खां ही नहीं तो खरीदा था मलिक कपूर को। गुजरात और रणथंभौर अभियानों के मुख्य सेनापति थे। कौन थे? गुजरात और रणथंभौर के जो सेनापति थे कौन थे? नुसरत खां। उल्लू खां गुजरात और चित्तौड़गढ़ के विजय के महत्वपूर्ण निभाई थी। गुजरात पर और चित्तौड़गढ़ पर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने की थी? उल्लू खां ने। ठीक है, मलिक कपूर ये दक्षिण भारत की विजय का पूरा नायक माना जाता है। तो आपको इसमें 2 इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एक, मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए कौन सेनापति मारा गया था? वो गया था जफर खां। और मलिक कपूर जो दक्षिण भारत का अभियान में मुख्य नायक था, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा इसमें योगदान दिया था। ठीक है, कुछ विद्रोह भी हुए थे तो उसको पढ़ते हैं। आइए, प्रथम विद्रोह 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के लिए विद्रोह हुए थे। वो हुआ था अगद खां का विद्रोह। दूसरा, उमर खां एवं मंगू का विद्रोह और हाजी मौला का विद्रोह। ठीक है, पहला अगद खां, उमर एवं मंगू का विद्रोह और हाजी मौला का विद्रोह। ये 3 विद्रोह आपके हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये इसमें इम्पोर्टेंट है। जफर खां की मृत्यु हुई थी, मंगोलों से लड़ते हुए थे। और मलिक कपूर को दक्षिण भारत का विजय का मुख्य नायक माना जाता है। नुसरत खां गुजरात और रणथंभौर में मुख्य सेनापति थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको आ सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। खिलजी के 4 प्रशासनिक अध्यादेश थे। ठीक है, तो विद्रोह को दबाने और भविष्य में उन्हें रोकने के लिए उसने 4 कड़े नियम बनाए थे। विद्रोह ना हो, कि लड़ाई झगड़े होंगे तो मैं उसमें हिला रहूँगा। आप सोच रहे हैं ना कि लड़ाई झगड़ा अगर आप उसमें ही होने लगा तो वो उसमें ही फैलते रहेंगे। तो इसलिए विद्रोह को दबाने के लिए, जो लड़ाई झगड़ा ना हो, भविष्य में उन्हें रोकने के लिए उन्हें 4 बड़े नियम बनाए थे। ठीक है, सबसे पहला नियम, गुप्तचर विभाग। जो भी गुप्तचर व्यवस्था थी, विभाग था, एक मजबूत जासूसी प्रणाली बनाई थी जिसमें बरीद या मोहिना जासूस की नियुक्ति की थी। तो कई बार पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में बरीद मोहिना किसको कहा जाता था? गुप्तचर व्यवस्था को कहा जाता, जिसे जासूस कहते हैं। तो बरीद और मोहिना क्या है? ये गुप्तचर व्यवस्था में नियुक्त होने वाले लोग हैं। ठीक है, बरीद और मोहिमा ये गुप्तचर हैं, ये जासूस हैं, बताते थे मार्केट में आज क्या हो रहा है, इनके बाजार में क्या हो रहा है। ठीक है, पहली व्यवस्था हो गई है। ठीक है भाई। और अमीरों पर प्रतिबंध। दूसरी, ये जो अध्यादेश जारी किया था प्रशासनिक तरीके से, वो क्या था? अमीरों के पास मिलने और जुलने और उनको वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी थी। देख रहे हैं आप? तो जो बड़े बड़े अमीर थे, इनके पास बड़ी बड़ी संपत्ति थी, उनके मिलने पर, उनके जो शादी थी कि तुम बड़े लोग हो यार, बड़े लोग हो, क्यों उन्होंने प्रतिबंध किया था पता है आपको? जैसे ये बड़े लोग हो गए और एक ये बड़े लोग हो गए। अब ये दोनों अगर आपस में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, बच्चों की करा देते हैं, ठीक है, तो एक इनका पूरा साम्राज्य चालू हो जाएगा। अब क्या इतने में है, इतने एरिया में वो हैं हमारे अलाउद्दीन, तो ये भारी पड़ जाएंगे इन पे। इसलिए इन्होंने क्या करा कि वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी कि आप बड़े अमीर लोग थे उन पर वैवाहिक संबंधों पर रोक लगाई। ये दूसरा प्रतिबंध था। तीसरा, नशाबंदी। शराब, मांग, जो भांग मांग जो भी होती थी, नशे में रहते, अन्य नशीले शराब, नशीले पदार्थ जो भी हुआ करते थे, इन पर सब पर प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दिया था। ये तीसरा हो गया। ठीक है, उसके बाद है चौथा,
भूमि और संपत्ति जब्ती, जो पहले दान की गई थी भूमि थी ना, पहले जो दान करी गई थी भूमि थी, अच्छे काम किए थे किसी ने, तो उसको दान ही में कर देते थे सुल्तान, ये राजा या शासक जो भी हुआ करते थे। अमीरों को जमीन वापस ले ली गई, जो दान में की चीज़ें थीं, जो भी वस्तुएं थीं, जो भी ज़मीन थी, ज़्यादातर ज़मीन के बारे में आंकड़े मिलते हैं, तो वो जो ज़मीन दी गई थी पहले वो सब वापस ले ली, और अमीर लोगों को टैक्स के रूप में अतिरिक्त संपत्ति छीन ली। ठीक है, अगर ज़्यादा ज़मीन है तुम्हारे पास में, अगर आपका टैक्स भी ज़्यादा होगा, जब टैक्स चुका नहीं पाओगे तो ज़मीन उनसे छीन ली। ठीक है, तो चार ही थे। गुप्तचर व्यवस्था में मुरीद कहा जाता था, अमीरों पर प्रतिबंध लगा दिया था, नशा बंदी सब बंद कर दी थी, और भूमि और संपत्ति जब्त कर ली थी, और उनको टैक्स के रूप में अतिरिक्त संपत्ति छीन ली थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हुए थे। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सैन्य अभियान के बारे में हम लोग दो भागों में बटा था, एक था उत्तरी अभियान, ठीक है, और एक था दक्षिणी अभियान। तो दोनों अभियान में रणनीति में अंतर है। ठीक है, उत्तरी जो भारत था उसकी नीति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर उसने सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मतलब ये आप मान लो, ये हमारा उल्टा, अरे एक मिनट, ये हो गया भारत, तो मैप से बन नहीं पा रहा है थोड़ा सा मेरे से, ये ठीक है। तो उत्तर भारत का ये था, उत्तर का, ठीक है, तो इसको अपने सीधे साम्राज्य में मिला लिया था इन्होंने, उत्तर भारत को, ठीक है, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिण भारत की नीति, दक्षिण के जो राज्य को जीतने के बाद उसने उन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। ठीक है, इसके बजाय उसने वहाँ के राजाओं, जो लोकल के जो राजा हुआ करते थे, जैसे यहाँ के राजा और यहाँ के राजा हुआ करते, अपनी अधीनता स्वीकार करवाई कि हाँ मेरे आप अधीन रहोगे, जो मैं कहूँगा वही करोगे, मेरे अधीन रहोगे। उनसे टैक्स वार्षिक कर लिया और उन्हें अपने अधीन रहकर शासन करने का अधिकार दे दिया कि आप मेरे अंडर में तो रहोगे, ठीक है, और आप अपनी शासन प्रशासन व्यवस्था अपने हिसाब से चलाओगे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी जो अभियान थे वो धन लूटने के या वैसे प्रशासनिक सेवा पर कब्जा करने के नहीं थे, केवल अपना प्रशासनिक अधीनता सुधार करवाने के लिए उन्होंने दक्षिण भारत का नीति अपनाई थी, जो भी थी। ठीक है, तो मेन है उत्तर भारत के राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए उन्होंने पूरा संघर्ष किया और जीता भी। दक्षिण भारत में केवल अधीनता के लिए स्वीकार करवाने के लिए थी, बाकी आप राजा बन जाओगे, राजा बन गए तो आप उनके अधीन रहोगे अलाउद्दीन खिलजी के, और वहाँ के प्रशासनिक सेवा अपने जो भी है चलाओ, और उनको कुछ टैक्स वार्षिक दिया जाता था अलाउद्दीन खिलजी को देने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। वो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर के भारत के अभियान, इसमें काफ़ी सारे 8 से 10 अभियान हैं, हम पढ़ेंगे आपको। गुजरात विजय 1299 में हुआ था ये। तो यहाँ का शासक कौन था? जो गुजरात अभियान हुआ था वहाँ का शासन कौन था? वो शासन था करण बघेला, जिसे राय करण कहा जाता है। करण बघेला। घटना, वह बिना युद्ध किए भाग गया। समझ रहे हैं आप? जो गुजरात का पहला अभियान हुआ था 1299 में, वह करण बघेला वहाँ का शासक था, और वो अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध बजाई ही अपने युद्ध किए बना ही भाग गया। शरण, उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र से यहाँ पे शरण ली। जो देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव, वहाँ पे शरण ली। परिणाम, गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। जब तुम भाग जाओगे, जब अपना घर पे भाग जाओगे तो उसको घर पे कब्जा करोगे ना, कोई कर ही लेगा। तब क्या हुआ, करण बघेला का जो भी गुजरात का एरिया था वो पूरा दिल्ली के सल्तनत के में मिला लिया। ठीक है, तो ये गुजरात का विजय अभियान 1299 में हुआ था, यहाँ का शासक करण बघेला था, और ये देवगिरी के शासक रामचंद्र की यहाँ पे शरण ली, जिसके कारण गुजरात को दिल्ली में मिला लिया गया था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा है रणथंभौर विजय। ये 1300 से 1301 तक, मतलब 1 साल तक चला था। इसके बीच का विवरण है शासक। तो ये रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीर देव। ठीक है, यहाँ के शासक कौन थे? हमीर देव। हमीर देव
हमीर देव के मंत्री रणमंडल ने उनके साथ धोखा किया था। तो जो भी हमीर देव थे उनके जो 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 हमीर देव के जो मंत्री थे रणमल ने धोखा दे दिया था, छल कपट कर दिया था, इनके साथ में विश्वासघात कर दिया था। परिणाम, इस धोखे के कारण 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर जीत हासिल की थी। जब आप जो भी इनके मंत्री होंगे वो धोखा कर देंगे तो जाहिर सी बात है उनके किले पर आक्रमण कर दिया चोरी चिपके से, और जो भी था उनका नुकसान किया और उनके किले पर पूरा कब्जा कर लिया। तो रणथंभौर विजय के कई इम्पोर्टेंट हैं कि जब रणथंभौर विजय करने से पहले किसने उनको कौन मंत्री था हमीर देव का जो विश्वासघात किया था, वो रणमल थे। तो रणथंभौर के शासक कौन थे, वो यहाँ कहते हैं हमीर देव थे। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट है, सन तो बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। चित्तौड़गढ़ अभियान 1303 ईस्वी में हुआ था। ये सबको आपको पता ही हुआ, रानी पद्मावती के लिए किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ के जो राजा थे रतन सिंह, रावल रतन सिंह भी कहा जाता है, रतन सिंह भी कहा जाता है, जिन्हें खिलजी ने पराजित किया था। खिलजी ने पराजित कर दिया था, वही धोखे से मार दिया था। एक दूसरे की लड़ाई हो रही थी इनकी आपस में और इनमें, मगर पीछे से खिलजी की सेना ने तीर चला दिए। जब दोनों में अलग अलग लड़ाई हो रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो धोखे से मार दिया, पराजित कर दिया था तीर से। ठीक है, ऐतिहासिक घटना, पराजय के बाद रानी पद्मावती ने, जब उन्हें लगा हमारे पति की जब पराजय हो गई है, तो पद्मावती ने चित्तौड़ की अन्य महिलाओं के साथ में जौहर कर लिया था, अग्निकुंड में आत्मदाह कर ली थी। तो जब अपने आप को जलाने के लिए जो कहा जाता है वो जौहर ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन इम्पोर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ में जो विजय अभियान अलाउद्दीन खिलजी के लिए किया गया था, वो किसके लिए गया था, वो रानी पद्मा के लिए। रानी पद्मावती के पति का नाम था रतन सिंह, जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित कर दिया था। उसके बाद पद्मावती ने जौहर कर लिया था। ठीक है, अग्निकुंड में आके, ये 1303 में हो गया था। उसके बाद है मालवा पर विजय, ये 1205। वहाँ के शासक, मालवा के शासक कौन थे, वो थे महल थे। ये रिलेट हो रहा है, महल थे। मालवा के विजय का मालवा के शासक कौन थे, महल थे। चित्तौड़गढ़ के तो रानी पद्मावती, या आप मान सकते हैं रतन सिंह के लिए। तो मालवा विजय 1305 ईस्वी के समथिंग है। तो इस युद्ध में महलदेव पराजित हुए थे, इसमें भी महलदेव पराजित हुए थे, और मालवा क्षेत्र को भी दिल्ली सल्तनत में हिस्सा बना लिया था। ठीक है, तो मालवा के शासक कौन थे, महलदेव। इम्पोर्टेंट है, शासक ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मालवा के शासक कौन थे 1305 ईस्वी में, महलदेव थे। ठीक है, इनको भी इन्होंने जीत लिया था, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम लोग। देवगिरी आक्रमण, ये 1307 ईस्वी में हुआ था। इस समय देवगिरी के यादव वंश के शासक रामचंद्र देव थे। कौन थे, रामचंद्र देव थे। तो देवगिरी जो 1307 ईस्वी के समथिंग माना जाता है, देवगिरी के यादव वंश के शासक रामचंद्र देव थे। 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो थे, प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। तो देवगिरी पर आक्रमण किसने किया था, वो मलिक काफूर ने किया था। और युद्ध के बाद रामचंद्र को उनके परिवार सहित दिल्ली भेजा। ठीक है, तो युद्ध के बाद रामचंद्र जो देव थे उनके परिवार सहित दिल्ली भेजा गया, जहां पे 6 महीने तक रहे। ठीक है, उन्होंने अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने से कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो शादी हुई थी, जो वहाँ के रामचंद्र थे, शासक थे देवगिरी के, उन्होंने अपनी लड़की की शादी ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दी थी। ठीक है, और सुल्तान का व्यवहार, सुल्तान उनके साथ उदारता का व्यवहार करते हुए उन्हें 1 लाख सोने की मुद्राएं और राय राजा की उपाधि धारण की थी। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, राय राजा की उपाधि अलाउद्दीन ने किसे दी थी, वो थी रामचंद्र देव को दी थी। ठीक है, और इसके साथ में ही 1 लाख सोने की मुद्राएं भी दी थी। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है हमारे। तो देवगिरी के जो शासक कौन थे, रामचंद्र देव।
आइए नेक्स्ट, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये वीडियो रोक रोक के थोड़ा सा आप देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। और ये इम्पोर्टेंट मैंने हाईलाइट कर दिया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, स्लाइड पर। तेलंगाना तेलंगाना अभियान 1309 में और 10 तक माना जाता है। इस समय यहाँ का काकतीय वंशीय वंश, जो काकतीय वंशीय शासक प्रतापरुद्रदेव द्वितीय था, प्रतापरुद्र द्वितीय था। राजधानी इसकी कहाँ पे थी? वो वारंगल थी। परिणाम, युद्ध में पराजित होने के बाद रुद्रदेव द्वितीय ने बहुत से उपहारों, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था, एक साथ सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो तेलंगाना अभियान में जहाँ के काकतीय वंश के शासक कौन थे? वो थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। तेलंगाना के प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे और इनकी राजधानी कहाँ थी तेलंगाना की? वो वारंगल थी। और यहीं से उपहार में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था, उसके साथ सुल्तान की अध्यक्षता स्वीकार कर ली थी, तो यहीं से उपहार में मिला था उसको। ठीक है, होयसल राज पर आक्रमण। होयसल के कौन थे? वीर बल्लाल देव तृतीय। होयसल के बल्लाल देव तृतीय, वीर बल्लाल देव तृतीय थे। तेलंगाना के प्रताप देव द्वितीय थे और होयसल के बल्लाल देव तृतीय थे। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? होयसल की द्वार समुद्र, ये राजधानी पूछी जाती हैं। तेलंगाना की राजधानी कहाँ थी? अभियान जो हुआ था, इनके पुर्तगाली जिनके शासक थे, वो राजधानी थी वारंगल। होयसल की राजधानी कहाँ थी? वो थी द्वार समुद्र। इसके शासक कौन थे? बल्लाल देव। इसने भी बिना बड़े संघर्ष से सुल्तान के अधीन से स्वीकार की थी। मतलब सभी ने ही सुल्तान की जो अधीनता थी वो स्वीकार की थी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पांड्य राज पर आक्रमण। ये एक ऐसा राज था, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पांड्य राज पर आक्रमण 1311 ईस्वी में हुआ था। राजधानी की थी वीर पांडा था और राजधानी मदुरै थी। तो यहाँ की जो राजधानी थी मदुरै थी और जो शासक था वीर पांडा। मलिक काफूर का आक्रमण 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया था। ठीक है, वीर पांडा उसके हाथ नहीं आया और भाग गया था। तो मलिक काफूर ने दक्षिण अभियान में गिना जाता है। मलिक काफूर ने किया था, तो पांडे ने किया था, भाग गया था उसके बाद में ये। ठीक है, भीषण लूटपाट, काफूर ने यहाँ बड़े पैमाने पर लूटपाट की। तो जब ये भाग गए थे तो मलिक काफूर ने काफ़ी यहाँ पे लूटपाट की थी। ठीक है, दक्षिण का एकमात्र ऐसा राजा था जिसने इनकी अलाउद्दीन की खिलजी की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करी थी। तो पांडे राज के आक्रमण पे हुए जो थे वो कौन थे? एकमात्र वो वीर पांडे थे, इनकी राजधानी मदुरै थी। इनने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो केवल ये लास्ट वाला इम्पोर्टेंट है कि किस वंश में राज ने, किस शासक ने यहाँ पे इनकी जो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, वो किस थी? वीर पांडे ने। इनकी जो राजधानी थी वो थी मदुरै। यही इम्पोर्टेंट है इसमें। आइए बाजार नियंत्रण के बारे में हम लोग जानते हैं। इनकी जो मार्केट पॉलिसी थी, कंट्रोल थी इन पर। उद्देश्य, इतिहासकार बर्नी के अनुसार ये नीति मुख्य रूप से सेना की सुविधा के लिए लागू की गई थी, ताकि कम वेतन में भी सैनिक अपनी जरूरत पूरी कर सकें। तो बाजार नियंत्रण की प्रणाली किसके लिए गई थी? मुख्य से सेना की सुविधा के लिए गई थी। ठीक है, क्रॉन्जिल ऑर्डर में मतलब ये तुम्हारे मिलान के लिए आ जाएगा, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है। किसके लिए की थी बाजार नियंत्रण? वो सेना की सुविधा के लिए की थी। इतिहासकार कौन था? वर्नी के अनुसार कहा गया है। दो मुख्य सिद्धांत, लागत आधारित मूल्य, वस्तु के उत्पाद खर्च के आधार पर उसका दाम तय करना। ठीक है, मान लो एक किसी भी 1 एकड़ में जमीन में 10,000 रुपये खर्चा आया है, तो उसकी लागत मूल्य, उसका दिहाड़ी खेत का खर्चा लगा के कितना उसमें बेचा जाएगा उसे। तो कम से कम 10 लागत आई है और 10 ही प्लस मान लो खर्चा पानी लगा के 20,000 के हिसाब से जितनी भी जो भी उसमें कीमत का सामान निकला होगा, धान गेहूँ चावल,
उस पर उसका दाम तय करना होगा। ठीक है। आपूर्ति अनिश्चित करना, बाजार में रोजमर्रा जो जरूरत रोज की चीजें थी वे कभी भी किल्लत कमी ना होने देना। ठीक है। जैसे चाय है, चाय, चीनी, पत्ती, दाल, आटा आदि चीजें जो थी उनकी पूर्ति की कमी नहीं होने देना। ये दो मुख्य नियंत्रण नीति थी उनकी, खिलजी की। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक इम्पोर्टेंट यही है, पांड्य राज ने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। इनकी जो राजधानी थी वो मदुरै थी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, इसी टॉपिक पे हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गठित 4 प्रकार के बाजार थे। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़े लें। मंडी अनाज नियम, इससे अधिक कुल 8 जब्ता अधिनियम थे। पहला नियम ये सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, जिसके तहत सभी अनाजों के दाम तय किए गए थे। अधिकारी बाजार नियंत्रण के लिए सहायक मंडी की नियुक्ति की थी। सहायक मंडी किसमें के लिए क्या है कि मंडी को बाजार नियंत्रण की जानकारी रखता था और देता था किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, कि बाजार में क्या क्या हो रहा है। दंड, अगर कालाबाजारी और जमाखोरी को बहुत सख्त सजा दी जाती थी। अगर मान लो किसी ने भी यहाँ पे बाजार है, इसमें भी किसी आदमी ने कोई भी दाम से ऊपर अगर बेचा है तो उसको बहुत ही ज़्यादा सजा दी जाती थी। और उसने अगर लिमिट से 10 कुंटल रखना है, उसे 5 कुंटल रखना है, उससे अगर 10 कुंटल से ज़्यादा रख लिया तो उसको बहुत बड़ी सजा दी जाती थी। ठीक है, तो अधिकारी कौन हुआ करता था, सहायक मंडी। दूसरा है हमारा सराय अदल, न्याय का स्थान। इसमें संबंधित 5 अधिनियम थे। स्पष्ट रूप से एक सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। ठीक है, तो सराय अदल जिसे नाम दिया गया था। इसमें सामग्री विदेशी और कीमती कपड़े, मेवे, जड़ी बूटी, घी, चीनी आदि बिकती थी। ठीक है, तो जब सराय आदल, दाल चीनी, वही इसमें आ रहा है, मैच हो रहा है। ये साबुन, कपड़े धोने के लिए, दाल वगैरह सारी इसमें चीज़ें मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं लोग। घोड़ों और दासों की मवेशियों के बाजार। पहला नियम, यहाँ जानवरों और गुलामों की नस्ल एवं किस्म के आधार पर इसका मूल्य तय होता था। दूसरा नियम, बिचौलिया या दलालों पर बहुत बड़ा नियंत्रण रखा जाता था। बाजार नियंत्रण के लिए जो थी रोजमर्रा की जो चीजें हुआ करती थी, जैसे सब्जी, रोटी आदि के लिए यहाँ पे उनका नियंत्रण हुआ करता था बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मूल इसके आधार पर हुआ करते थे और इसके बाजार नियंत्रण में चालू हुआ करता था। उसके बाद हमारा जो था यहाँ पे